Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 1 Ancient and Medieval World Societies, जिसमें हम MA फर्स्ट ईयर इग्नू का कोर्स कवर कर रहे हैं एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़ का, राइट। इससे पहले हमने ब्लॉक 1 जो है कवर कर लिया है और ब्लॉक 2 हम बाद में करते हैं। पहले हम ब्लॉक 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। तो फर्स्ट इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है पर्शियन एम्पायर, राइट, पर्शियन एम्पायर। और बाकी इसमें हम इग्नू के बिना और भी सोर्सेज को रेफ़र कर रहे हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी और यूजीसी नेट, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर इग्नू, ठीक है। तो इसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी अगर आपने पहले के लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। इससे आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी MHI 4 की भी सीरीज़ चल रही है, तो आपको ये सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पर्शियन एम्पायर को। देखिए, अगर पर्शियन एम्पायर की हम बात करते हैं, इसको रूल करते थे अकेमेंट्स, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड ईरानियन एम्पायर होती है। अगर हम ईरान की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट एम्पायर बनती है पर्शियन एम्पायर, और बहुत ज़्यादा बड़ी एम्पायर होती है। देखिए, आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैप इसीलिए मैंने लगाया कि आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एम्पायर होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द, ये देखिए, वेस्ट एशिया वाला पार्ट सारा आता है, एनाटोलिया जो आज टर्की हो गया वो पार्ट आ गया, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे इजिप्ट का पार्ट, यहाँ पे अफ्रीका में ये भी इसका पार्ट था। तो ये पूरा बहुत बड़ी एम्पायर बनती है, फर्स्ट ईरानियन वर्ल्ड एम्पायर, ओके। एंड उसके बाद इसका आप देखेंगे नेम कैसे पड़ा, यहाँ पे आपको ये पर्सिस करके दिख रहा है, राइट। ईरान, जो आज का ईरान है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोविंस होती थी फार्स, जिसको पारसा भी बोला जाता था, और एंशियंट ग्रीक्स होते थे यहाँ पे, वो इसको पर्सिस बोल देते थे, राइट। पर्सिस से पर्शिया नाम पड़ गया, पर्शियन एम्पायर हो गई। और यहाँ पे रहते कौन थे? अकेमेंट्स, तो इसलिए हम इसको अकेमेंट एम्पायर भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अगर फाउंडर की बात करें तो साइरस था, ठीक है, जिसको साइरस द ग्रेट भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो मेडियन होते थे, मेडियन कौन थे? मेडियन अर्ली एम्पायर बिल्डर्स थे ईरान में, ठीक है। हाँ, इतनी बड़ी एम्पायर नहीं उन्होंने क्रिएट की थी, ठीक है। तो मेडियन इनसे पहले होते थे, अकेमेंट से। साइरस ने उनको ओवरथ्रो किया। मीडियन का रूलर था एस्टाइगिस, उसको ओवरथ्रो करके उसने खुद जो है पर्शियन एम्पायर को संभाला, मतलब पर्शियन एम्पायर इस्टेब्लिश की, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एम्पायर है अगर हम देखें उस टाइम पे वर्ल्ड की, ठीक है। इसमें बहुत सारे फेमस रूलर्स होते हैं, जैसे साइरस हुआ जिनने पर्शियन एम्पायर को सेटअप किया, डेरियस आते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिसके अंडर एम्पायर ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, अलग अलग एरियाज़ को कॉन्कर किया। तो आप देखेंगे इसका जो एक्सटेंट है वो कितना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वेस्ट में मेडिटेरियन सी पड़ती है, राइट, और ईस्ट में क्या हो गया इसके, इंडस वाले रीजन, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे इंडस वाला रीजन। तो वेस्ट में इसके मेडिटेरियन, ईस्ट में इंडस। ये इतनी बड़ी एम्पायर जो है पर्शियन एम्पायर बन जाती है। फेमस रूलर्स जैसे डेरियस हो गया, साइरस हो गया, ऐसे अलग अलग फेमस रूलर्स के अंडर, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है पर्शियन एम्पायर एक्सपैंड होती है, ठीक है, इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बनती है, अलग अलग फेजेस हैं अलग अलग रूलर्स के अंडर, वो हम देखेंगे। और उसके बाद एक बार जब एम्पायर एक्सपैंड हो गई, बहुत अलग अलग एरियाज कैप्चर कर लिए, तो उसको एकत्रित करके वो कैसे रही, ठीक है, कैसे स्टेबलाइज्ड हुई, कैसे कंसोलिडेट हुई, वो हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज़ जो साइरस के अंडर था, जो हमने अभी बात की कि उसने मेडियन जो रूलर्स थे उनको ओवरथ्रो किया और पर्शियन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो बेसिकली क्या होता है, 6th सेंचुरी BC में आप देखेंगे साइरस ने मेडियन जो रूलर था एस्टाइगिस, उसको जो है ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। अब जो साइरस था बेसिकली वो ट्राइबल जैसे चीफ होते थे, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उसके चीफटेंस जो होते थे, ठीक है, उनमें से एक था,
ठीक है। और उसके बाद उसने और जो इलाइट के कुछ सेक्शन थे, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे, उन्होंने मिलके कुछ सेक्शंस साइरस के साथ मिले और उन्होंने जो है मेडियन रूलर को ओवरथ्रो करके पूरी पावर कैप्चर कर ली। ठीक है, इस तरह से जो है साइरस ने कैप्चर की पावर। बट फिर उसके बाद उसने मीडिया का क्राउन नहीं पहना, ठीक है, बल्कि 546 बीसी में उसने टाइटल अज्यूम किया किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है, तो ये नहीं कि मीडिया की उसने मीडिया जो थी उसकी गद्दी संभाली, सिंपली उसने जो है टाइटल अज्यूम कर लिया था किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है, पर्शिया वाला रीजन आप देखेंगे यहाँ का। उसके बाद फिर उसने क्या किया, जो मीडियन एरिस्टोक्रेसी वगैरह थी, कुछ जो सेक्शंस थे, उसने जो है साइरस का साथ दिया था। तो एकदम से ऐसा नहीं था कि सारी जो मीडियन एम्पायर थी उसको सबको ऐसे कैप्चर करके सब लोगों को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं था। उसने वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, उसको वैसे रहने दिया, फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करने दिए। तो इस तरह से उसने स्टार्ट किया। उसके बाद जब उसकी पोजीशन साइरस की थोड़ा जम गई, ठीक है, कंसोलिडेट हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है एम्पायर को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर अभी वो स्टार्टिंग में ऐसे करते कि एकदम से रूलर को ओवरथ्रो करके वहाँ के सब लोगों को बाहर निकाल के, तो कैसे एम्पायर बनती, राइट, स्टेबलाइजेशन नहीं आनी थी। इसलिए उन्होंने जो है एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे जिन्होंने साथ दिया था, उसको वैसे ही चलते रहने दिया और धीरे धीरे कंसोलिडेशन की, स्टेबलाइजेशन की, फिर जो एम्पायर को एक्सपेंड करने में लग गए। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या कर लिया था, इतना एक्सपेंड किया उसने एम्पायर को कि जो भी वेस्ट एशिया की पहले जो सिविलाइज्ड स्टेट्स वगैरह थी वो उनके अंडर जो है पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गई। और ईस्ट में हमने देखा इंडस तक जो है रूल फैल गया था। तो इतनी बड़ी ऐसे एम्पायर जो है साइरस ने स्टार्ट की इस्टेब्लिश करना। मेन जो हम बात करें, ठीक है, उनने दो एम्पायर्स को जो है मेन दो एरियाज को कैप्चर किया, लीडियन एंड बेबीलियन एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। मेनली उन्होंने रूल किया जो है 30 ईयर्स के लिए, 30 सालों में उन्होंने, ठीक है, अलग अलग एरियाज को कैप्चर किया। पर उसमें से लीडियन एंड बेबीलियन एम्पायर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम लीडिया की बात करें तो ये जो टर्की वाला रीजन है, एनाटोलिया, इसमें बहुत ज़्यादा एक मेन पावर थी लीडिया। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे इसमें जो है ग्रीक जो सेटलमेंट्स भी थी इसकी वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, और वो जो है वहाँ पे किंग होता था उस टाइम पे एनाटोलिया में, क्रोएसस। ठीक है, तो क्रोएसस एक नाम का उनके लिए हेड होता था। ठीक है, बट वो हाँ इतना मतलब उसको नहीं पसंद करते थे। तो साइरस ने क्या किया, साइरस ने सोचा पहले जो है मैं ग्रीक्स को भड़का देता हूँ, ठीक है, क्रोएसस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर वो अगर रिवॉल्ट वगैरह करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तो मैं जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठा के लीडिया को कैप्चर कर लूँगा। ठीक है, लीडिया मतलब मेरे अंडर आ जाएगा। बट उसका ये प्लान जो है फेल हो जाता है। ठीक है, वो नहीं अचीव कर पाता इस तरह से लीडिया को। और फिर बाद में वो क्या करता है, बाद में वो वॉर वगैरह करता है और क्रोएसस को हरा देता है जो लीडिया का रूलर होता है। और इस तरह से 545 बीसी में फाइनली वो लीडिया को कैप्चर कर लेता है। लीडिया आपको याद रखना है टर्की, एनाटोलिया का एक मेजर पोर्शन होता है। ठीक है, इससे उसकी अब जो टेरिटरीज होती हैं साइरस की, वो एगान सी तक बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बेबीलियन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसको ये भी जो है मतलब बेबीलियन एम्पायर ने अलग अलग एरियाज अपने अंडर कॉन्कर करे थे। पर जब साइरस की बात आती है तो वो साइरस को नहीं हरा पाए। ठीक है, साइरस ने इसको कैप्चर कर लिया था बेबीलियन को 539 बीसी में। फिर उसके बाद वहाँ पे साइरस ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए, जैसे वहाँ पे ज्यूज होते थे, ठीक है, जिनको बेबीलियन में लेके आया गया था पहले, तो उसने अलाउ किया कि ज्यूज अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, अपने एरियाज में जो सीरिया पैलेस्टाइन वाला था, ठीक है, वहाँ पे ओरिजिनल उनका होमलैंड था, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। इस तरह से क्या किया साइरस ने, बड़ी डिप्लोमेटिकली आप देखेंगे एक अच्छा फ्रेंडली बफर बना लिया था इजिप्ट और अकेमेंड पोजेशंस के बीच में, राइट। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्या है, उनकी साइरस की एक इमेज बन गई थी कि वो रिलीजियस टॉलरेंट हैं। ठीक है, एक तरफ वो लीडरशिप शो करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करके अलग अलग एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनमें डिप्लोमेटिक स्किल्स भी हैं, वो ऐसा रिलीजियस एक दूसरे के कस्टम्स को, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करके जो है एम्पायर को स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत अच्छी इमेज बनी साइरस की।
और उसके बाद क्या हुआ कि जब बेबीलियन उसने जीत लिया मेसोपोटामिया वाला सारा एरिया, ठीक है, और बेबीलियन जो टेरिटरीज थी सीरिया पैलेस्टाइन में, वो सारी जो है अकेमेंड एम्पायर का पार्ट बन गई। तो इस तरह से साइरस ने एक्सपेंशन की। और उसके बाद आप देखेंगे एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है जिधर साइरस ने अपने आप को टाइटल दिया था किंग ऑफ बेबीलोन, किंग ऑफ सुमेर एंड अक्कड़, किंग ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए साइरस के अंडर पर्शियन एम्पायर कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया था, ठीक है। तो इस तरह से साइरस द ग्रेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर्शियन एम्पायर को पहले फाउंड किया और उसके बाद जो है उसकी एक्सपेंशन में, उसको इतना बड़ा करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी। उसके बाद फिर साइरस की डेथ हो जाती है 529 बीसी में, और उनका जो लड़का होता है कैम्बिसेस, आगे वो रूलर बन जाता है। तो कैम्बिसेस को भी देख लेते हैं। कैम्बिसेस जो है, कैम्बिसेस का रूल आप देखेंगे बहुत कम छोटा रूल रहा है, ठीक है। 529 टू 22 बीसी ही केवल 7 वर्ष उन्होंने रूल किया। बट हाँ, उन्होंने अपनी फादर की तरह ट्राई किया कि हाँ मैं भी एक्सपेंशन करूँ एम्पायर का, ठीक है। फिर उसने जो है उसके फादर के टाइम इजिप्ट वगैरह से लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो कैम्बिसेस ने जो है इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया 525 बीसी में। कौन सा बैटल हुआ था ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ पेलूसियम। उसमें इजिप्ट को कैप्चर किया गया, जो कि सिर्फ एक उस टाइम पे एक ही स्टेट रह गई थी इंडिपेंडेंट वेस्ट एशिया की, ठीक है। तो उसको भी कैप्चर कर लिया, वेस्ट एशिया में अब अच्छे से डोमिनेंस हो गई, ठीक है। अब क्या होता है इजिप्ट के बाद जो है मतलब वहाँ पे इजिप्ट में भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ठीक है। देखिए अब जैसे साइरस का हमने देखा, साइरस को एक ऐसी इमेज बन गई थी कि ये बहुत ज़्यादा रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करने वाले रिलीजियस टॉलरेंट जो है किंग है। बट अगर हम कैम्बिसेस की बात करें, कैम्बिसेस में थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है, क्योंकि ग्रीक अकाउंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि कैम्बिसेस ऐसा था जो लोगों के यहाँ पे लोकल जो लोग वगैरह होते थे उनके कोई कस्टम्स की, उनके बिलीफ्स की फिक्र नहीं करता था, उनकी केयर नहीं करता था। बट अगर आप इजिप्शियन ट्रेडिशन की बात करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे कि प्रॉपर जो कंसिड्रेशन उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, ठीक है, कैम्बिसेस देता है। और ख़ुद भी जैसे है वो टाइटल्स वगैरह उस तरह के अडॉप्ट करते हैं, फेरोज़ जो होते थे वहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह को अडॉप्ट करता है। तो इजिप्ट के प्रति उसका ये बिहेवियर नहीं देखने को मिला, ठीक है। इवन इजिप्ट में इतनी उनकी पावर हो गई थी कि अकेमेंड एम्पायर को वहाँ पे देखा जाता था एज 27th डायनेस्टी, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि ऐसे डायनेस्टीज चल रही थी, इसके पहले जैसे 26 थी, तो 27 डायनेस्टी जो है वो अकेमेंड्स की देखी गई इजिप्ट में, ठीक है। अब इजिप्ट के बाद जो है कैम्बिसेस ने ट्राई किया कि वो अपना सदर्न और वेस्टर्न एरियाज़ वगैरह में भी जो है कैंपेन करें, ठीक है। बट वहाँ पे उसको लॉसेस होते हैं, वो ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाता, ठीक है। और ऐसी ही लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उसी टाइम उसकी जो है डेथ हो जाती है 522 बीसी में, ठीक है। उसके बाद जब मतलब उनकी डेथ होती है उस टाइम पे भी, और जब पहले मिलिट्री एक्सपीडिशंस वगैरह पे बाहर होते हैं, इधर उधर होता है कैम्बिसेस, तो वहाँ पे इंटरनल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं पर्शियन एम्पायर में, ठीक है। जो ईरान वाला परसा वाला एरिया होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज वगैरह हो रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे फाइनली क्या होता है, डेरियस 1 का रूल आता है, ठीक है। वो पावर कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद जो है मतलब वो भी कॉन्स्पिरेसी से करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कैप्चर पावर। और इसको जो कॉन्स्पिरेसी है इसको नाम दिया गया कॉन्स्पिरेसी ऑफ 7, क्योंकि यहाँ पे उसको नोबल्स वगैरह ने सपोर्ट करा था, और पूरे इवेंट को ये नाम देते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ 7। तो अब डेरियस 1 का रूल आ गया था कैम्बिसेस के बाद। तो डेरियस 1 बेसिकली वहाँ पे पर्शियन एम्पायर का रूलर पर्शियन एम्पायर में गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। उनका उनमें से एक गवर्नर का लड़का होता है डेरियस 1, जो कैप्चर करता है कैम्बिसेस के बाद जो रूलर बनते हैं पर्शियन एम्पायर का, ठीक है। डेरियस 1, इसको डेरियस द ग्रेट भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होता है, ठीक है। इनके अंडर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी होती है, आप देखेंगे, ठीक है। दूसरी साइड जो है अलग अलग एरियाज कैप्चर हो जाते हैं डेरियस 1 के अंडर। बस ये है कि ग्रीस तक वो लोग पहुंच जाते हैं, पर बस मेन लैंड तक ही पहुंच पाते हैं, आगे जो है पर्शियन एम्पायर नहीं जो है एक्सटेंड कर पाती। आगे डेरियस 1 का भी जो बेटा होता है जर्किस, वो भी ट्राई करता है,
बट वो लोग हार जाते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो डेरियस वन ने एक्सपैंड भी बहुत अच्छे से करा और उसके बाद बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आए, कंसोलिडेशन किया। जैसे हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में रियल फाउंडर मानते हैं, राइट, क्योंकि उसने कंसोलिडेट करा था एम्पायर को, खुद जो एरियाज कैप्चर करे और उसके पहले रूलर्स ने करा। तो इस तरह से यहाँ पे पर्शियन एम्पायर में डेरियस वन वो रोल प्ले करता है, बहुत अच्छे से एम्पायर को कंसोलिडेशन करता है, अलग अलग स्टेप्स लेता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो हमारे असाइनमेंट सॉल्यूशन के पार्ट्स चल रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है डेरियस वन के रूल को। तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे डेरियस वन को कैप्चर करा है। उसके बाद आता है जर्किस। डेरियस वन की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डेरियस वन की डेथ होती है 486 BC में। फिर उसका सन जो है जर्किस, वो थ्रोन पे आता है, ठीक है। वो राजगद्दी संभालता है पर्शियन एम्पायर की। पर उससे पहले उसके जो है एक उसका बड़ा भाई होता है, सौतेला भाई अर्तोबजान, उससे लड़ाई वगैरह रहती है। उसके बाद वो वहाँ से पावर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने भी जो है एक्सपैंड करने का ट्राई किया एम्पायर को, ठीक है। वैसे भी अच्छे खासे उसमें स्ट्रेंथनिंग की, कैसे की अलग अलग रोड नेटवर्क बिल्ड किए, कैनाल्स, ब्रिजेस वगैरह, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स बहुत अच्छे से करे, ठीक है। और फिर उसने जो है ग्रीक्स के लिए, जो ग्रीक मेनलैंड तक आप देखेंगे रूल नहीं पहुंचा, तो उसने ग्रीक्स के खिलाफ एक्सपीडिशंस की, बट सक्सीड ज़्यादा नहीं हो सके, ठीक है। आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है सलामीज़, ठीक है। सलामीज़ की एक बैटल हुई थी, वहाँ पे पर्शिया को हार मिलती है, वहाँ पे एथनियन नेवी होती है, ठीक है। जर्किस जो है वो कहता है कि हम दो तरह से जो है अटैक करेंगे ग्रीक्स पे, लैंड से भी करेंगे, पानी से भी करेंगे, तो हमें थोड़ा सक्सेस मिल जाएगा इस चीज़ों में, ऐसे अगर हम लैंड और सी को दोनों को देखेंगे, राइट। बट इसमें क्या होता है कि वहाँ पे पर्शिया को हार का सामना करना पड़ता है, लैंड पे भी और वाटर में भी आप देखेंगे, ठीक है। सलामीज जो है बैटल, वहाँ पे एथनियन नेवी बहुत स्ट्रांग होती है, वो पर्शियन आर्मी को, जो पर्शियन नेवी होते हैं उनको हरा देती है। और सिमिलरली बैटल ऑफ प्लेशिया में जो स्पार्टा होता है, उनकी आर्मी जो है वो पर्शियन एम्पायर को हरा देती है। तो इस तरह से पानी से भी देखेंगे, लैंड से भी देखेंगे, दोनों तरफ से पर्शियन एम्पायर यहाँ पे सक्सीड नहीं हो पाती और फाइनली उनको जो है ग्रीस से विड्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से पर्शियन एम्पायर जो है ज़्यादा ग्रीस तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। ये जर्किस के अंडर ऐसे रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी हमने डेरियस वन का अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो आपको वही असाइनमेंट सॉल्यूशंस में अच्छे से ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद सिस्टम ऑफ कॉइनेज है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ कॉइनेज आ जाएगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, रिलीजन, और उसके बाद एम्पायर का डिक्लाइन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले अगर आपने ये डेरियस वन वाला लेक्चर नहीं देखा असाइनमेंट सॉल्यूशंस में, वो मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगी, आप पक्का से वो देख लीजिए, ठीक है। और ये बाकी के टॉपिक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।